कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 1.2। पहले हाँ देखिए, पहली सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले जान लीजिए अभाज्य, इस चैप्टर पढ़ने के लिए पहले हमें जानना वास्तविक संख्या। इस चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या के लिए हमें पहले जानना है इस चैप्टर के लिए कि अभाज्य गुणनखंड और लसा और मसा। तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो संख्या सिर्फ अपने आप से ही विभाजित होती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21 नहीं है, 23, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29, 31, इस तरह की संख्याएं जो होती हैं अभाज्य गुणनखंड कहलाती हैं। तो और उसके बाद ये तो मालूम हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा लस मस। मस में क्या होता है, दो संख्या या तीन संख्या का गुणनखंड करने पर जो सब में कॉमन होता है, यानी कि जो संख्या सब में मिलती रहती है उसको उतार लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 9 का और 12 का मस निकालना है। तो 9 का गुणनखंड हम करते हैं 3 गुणित 3, 12 करते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3। अब देखिए इसका मस निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में जो संख्याएं दोनों में मिलेंगी, दोनों संख्या क्या मिल रही है 3, तो ये क्या हो गया 3 हमारा एचसीएफ हो गया। और एलसीएम की बात हम करें तो एलसीएम में क्या होता है, जो संख्या कॉमन होती है उसको हम कॉमन पहले जो होती है उसको हम चूज कर लेते हैं, कॉमन के बाद जो संख्याएं बचती हैं उसको भी उतार लेते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 3, यानी कि ये संख्या ये संख्या ये संख्या बच रही है, उसके बाद ये कॉमन है तो इसको एक बार उतारा जाएगा। 2 दूनी 4 3 12 और 3 36। ये 9 और 12 का एचसीएफ 3 हो गया और एलसीएम 9 और 12 का 36 हो गया। ठीक, अब देखिए तो एलसीएम एचसीएफ और अभाज्य संख्याएं आपको समझ में आ चुकी हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा सवाल की ओर हम चल बढ़ते हैं कि पहली सवाल इसकी क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें कौन सा है चैप्टर 1.2। तो 1.2 में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो पहली सवाल क्या है, पहली है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825। इस तरह से और हैं। तो चलिए देखिए, एक अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम पहले चलते हैं। पहला एक सवाल देख लीजिए इसकी, बाकी सवाल सेम इसी तरह से लगेंगी। 140, तो 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। 2 के रूप में गुणनखंड करना है, 3 के रूप में करना है, 5 के रूप में करना है। तो चलिए हम करते हैं, इस तरह से करते हैं। तो 2 का 70 दूना 140, 35 दूना 70, देखते जाइए इस तरह से तोड़ सकते हैं आप। 5 7 35, 7 1 7। तो 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। ठीक, तो इस क्या आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड, यही आंसर हो गया हमारा। तो 2 पे 2 गुणित 5 पे 1 गुणित 7 पे 1 आंसर। इसे देखिए समझिए, अभाज्य गुणनखंड संख्या 2, 5, 7, 11, 19 इस तरह के आधार पर इस संख्या का हमको गुणनखंड करना है। अगर इस तरह से नहीं होता है तो ये गुणनखंड गलत हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या के रूप में इसका गुणनखंड करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया अभाज्य गुण संख्या कौन कौन सी थी, 2, 3, जो संख्याएं स्वयं अपने आप से विभाजित होती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह की संख्याओं के रूप में इसको व्यक्त करना है। चलिए एक हम और देख लेते हैं।
156 देख लेते हैं हम। 156 देख लीजिए। 3825 है, 5005 है और 7429 है। तो कोई भी संख्या हम देख सकते हैं। तो ये चलिए हम देख लेते हैं 3825 को। चलिए इसको हम विभाजित करते हैं। ये 3 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो 3 से विभाजित का नियम ये होता है कि जो संख्याओं को जोड़ने पर सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाता है तो वह संख्या पूर्णतः 3 से कट जाएगी। जैसे कि आप देखिए 3 का भाग 5, 8 8 में 11 11 11 5 16 2 18 8 2 10 3 13 5 18 यानी कि ये संख्या 3 से कट जाएगी। काट दीजिए 3 से। 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, कितना बचा? 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हुआ, 3 सते 21, 1 बचा, 3 बचे 15। फिर 3 से 4 2 1 3 3 7 3 10 5 15 फिर 3 से कट जाएगी। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 4 2 6 5 11। अब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। लेकिन 5 की विभाजिता का नियम क्या है कि वह संख्या जिसके अंत में 0 हो या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो 5 से करते हैं हम। 5 चौक 20, 5 8 40, 5 25, 85 आ गया। फिर 5 से काटते हैं। 5 5 1 का 5 बचा 3, 5 सते 35, 17 आ गया। 17 से काटते हैं, 1 आ गया। अब तीसरी सवाल देखते हैं हम। 3825 3825 है। सॉल्व करते हैं इसको। 3825 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इक्वल टू 3 पे 2, 3 पे 2 हो गया, 5 पे 2 हो गया और 17 पर 1 हो गया। ये आंसर हो गया। इस तरह से ये पहली सवाल। तो ये सवालें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई होंगी तो रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं दूसरी सवाल की तरफ। अब दूसरी सवाल, कुछ सवालें जानने के लिए और आप जान लीजिए। इसमें थोड़ा सा एक चीज मैं बता दे रहा हूँ। ये फार्मूला है। पूर्णांकों को निम्नलिखित में एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जान लीजिए। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये फार्मूला होता है। यानी पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर मस गुणित लस। ये फार्मूला होता है। यानी कि दो संख्याओं का लस और मस निकालते हैं। यानी कि आप अगर दो संख्याएं दी हुई हैं और उसमें से मस दिया हो तो लस हम निकाल सकते हैं डिवाइड करके। अगर लस दिया है तो हम मस निकाल सकते हैं डिवाइड करके। यानी कि जैसे किसी संख्या का दिया है, मान लीजिए दिया है दो संख्याओं का लस इतना, मस इतना, लस इतना है, मस इतना है और पहली संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो ये दोनों संख्याओं का गुणा करके, लस और मस का गुणा करके दूसरी संख्या, पहली संख्या का हम भाग दे देते हैं तो दूसरी संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। तो अब देखिए, अब इसी फार्मूले पर हमारे 3 फार्मूले बनते हैं। पहली संख्या बराबर लस मस गुणित लस बटे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर मस गुणित लस बटे पहली संख्या। मस निकालना हो अगर तो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बटे लस, लस निकालना हो तो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बटे मस। अब देखिए, चलिए सवाल की तरफ हम चलते हैं कि दो पूर्णांकों, पहली सवाल है, दूसरी सवाल है सवाल नंबर 2 प्रश्नावली 1.2।
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। तो पहली सवाल है 26 और 91, 26 और 91। दूसरी सवाल है 510 और 92। तीसरी सवाल है 336 और 54। तो चलिए हम देखते हैं, दूसरी सवाल देख लेते हैं। तो दूसरी सवाल देख लेते हैं हम, एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं पहले इसका। तो 510 और 92। तो चलिए हम 510 को तोड़ते हैं। तो 510 को हम करते हैं 51 गुणित 10, 51 गुणित 10 यानी कि 510। 51 को हम तोड़ते हैं 17 त्रिक 51 और 10 को तोड़ते हैं 2 गुणित 5। तो इसका गुणनफल हमारा बनता है क्या, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। ठीक। 92 को तोड़ते हैं हम 46 दूना 92। 46 को तोड़ते हैं 23 गुणित 2 गुणित 2, 23 दूना 46 यानी कि 2 गुणित 2 गुणित 23। तो एचसीएफ निकालते हैं हम इसका। एचसीएफ बराबर मैंने बताया कि वो संख्या जो दोनों में कॉमन दिखे वो उसकी एचसीएफ होती है। दोनों संख्याओं में 2 मिल रहा है तो एचसीएफ इसका 2 हो गया। एलसीएम की बात करें तो हम एलसीएम की बात करें तो ये 2 जो कॉमन बन रहा है ये, उसके बाद जो बच रहा है वो ये भी 2, ये भी 3, ये 5, ये 17 और ये 23। 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60, 60 गुणित 17 गुणित 23। सॉल्व कर लीजिए इसको। 17 छक्का 102 ये आ गया। 23 का मल्टीप्लाई करते हैं हम इसमें, 3 0 0, 3 दूनी 6, 10 30, 2 0 0, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, 0 6 4 3 2। ठीक है ना। 23,460, 23,460 कहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं 23,460 ये आ गया। अब हमको जांच करना है, कह रहा है इसमें कि 23,460 एचसीएफ और एलसीएम का गुणनखंड पहली और दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ। तो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर कितना, पहली संख्या कितनी है हमारी 510 गुणित 92 प्लस एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर कितना है, एलसीएफ 2 गुणित 23,460। चलिए गुणा करके देखिए गुणा रहा है कि नहीं। तो अब 510 का 92 में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 0 0, 2 1 का 2, 2 पंचे 10, 9 0 0, 9 1 का 9, 9 पंचे 45, 0 2 9 5 1 6 4, 46,920, 2 0 0, 2 6 12 का 2 यहाँ से लगाइए, 2 6 8 1 9, 23 दूना 46। दोनों इक्वल आ रहे हैं। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ये फार्मूला है, दोनों इक्वल आना चाहिए। ये सवाल हल हो चुकी है। इसी बेस पे आप 26 और 91, 331 और 94 भी लगाएंगे। चलिए तीसरी सवाल।
देखिए प्रश्नावली 1.2 की तीसरी सवाल क्या कह रही है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बताया जा चुका है अभाज्य गुणनखंड, मैंने बता दिया अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करना है जो कि स्वयं की संख्या से गुणनखंड होती हैं, जो संख्याएं स्वयं से कटती हैं, मतलब कि 2 हो है उसमें, जैसे 2 3 से कटता है, 4 5 नहीं है, 6 नहीं है, 5 भी है, 5 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, इस तरह की संख्याएं, इस तरह की संख्याओं में अभाज्य गुणन हमको करना है। तो चलिए करते हैं। पहली सवाल क्या है, पहली सवाल है 12, 15 और 21, 12, 15 और 21। दूसरी सवाल है 17, 23 और 29। तीसरी सवाल, 3 सवाल है, एक बता दे रहे हैं, बाकी सेम अपनी तरफ से लगाइएगा। चलिए देखिए 12 ले लीजिए, 15 ले लीजिए और 21 ले लीजिए। तो 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 15 का 3 पचे 15, 3 सते 21। अब देखिए एचसीएफ मैंने बताया जो सब में मिले, सब में कौन मिल रही है संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, तो एचसीएफ 3 हो गया। एलसीएम कितना है इसका, एलसीएम जो बचेगा उसका 3 तो है ही पहले से, बचा कौन, 2 गुणित 2 और ये 3 और ये 5 और 7 बच रहे हैं, 5 और 7, 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60 और 6 से 42 यानी कि 420। ठीक है, इसी तरह से आप ये वाली भी सवाल करेंगे। और इसके अलावा एक तीसरी सवाल कौन सी है, 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 इसी तरह से सेम करेंगे, 8 का करेंगे, 9 का करेंगे और 25 का करेंगे। तो 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 और 5 9 25। ठीक है ना, ये निकालने के लिए कहा गया है। ये सीएफ इसका देखिए अब ध्यान। अब हाँ थोड़ा सा एक बात और बता दें, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें कोई संख्या मिलेगी है, अलग अलग संख्या है, दिख रहा है आपको, आप देख रहे हैं यहाँ कि 2 2 है, इसमें 3 3 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, लेकिन सभी संख्याओं में एक मल्टीप्लाई हमेशा रहता है, यानी कि एक गुणित एक गुणित एक गुणित। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये सीएफ क्या हो गया, ये इसका एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। और एलसीएम सेम इसी तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, जितने भी दिख रहे हैं सबका एलसीएम आप निकाल सकते हैं। तो ये एलसीएम में सारी संख्याएं मल्टीप्लाई हो जाएंगी और जो आएगा वो एलसीएम हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए आइए सवाल, चौथी सवाल क्या कर रही है कि एचसीएफ 306 675 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 675 या 57 557 657 दो संख्याएं हैं, एक संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657। एचसीएफ और एचसीएफ पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, एचसीएफ बराबर 9। एचसीएफ बराबर 9। अब पूछ एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है।
तो मैंने फार्मूला बता दिया अभी मैंने बताया कि LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। पहली संख्या कितनी है 306, दूसरी संख्या है 957 और HCF कितना है 9। भाग दे दीजिए 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, कर दिया। मल्टीप्लाई कर लीजिए 657 34 का मल्टीप्लाई 4 सते 42 का 2 हासिल लगा 4, 4 पंचे 20, 4 24 हासिल लगा 2, 6 चौक 24, 25 26, 3 सते 21 का 1 हासिल लगा 2, 5 3 15 2 17 हासिल लगा 1, 6 3 18 19, 2 4 1 5 6 7 2 4 1 5 6 7 13, 2 11 12 22 352, 22 352। आंसर देखिए हटा रहा है हटा रहा है यहाँ मल्टीप्लाई कैसे करिए तो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या HCF प्लस HCF तो 306 गुणित 657 बटे 9, 9 चौक 9, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा 2, 4 पंचे 20 2 22 हासिल लगा 2, 6 चौक 24 25 26, ठीक। 7 त्रिक 21 का 1 हासिल लगा 2, 5 3 15 2 17 हासिल लगा 1, 6 त्रिक 18 1 19, 8 2 1 3 6 7 13 9 2 11 12 1 2 38 322 338। तो LCM बराबर कितना आ गया 22 338। इस संख्या में इन दोनों संख्याओं का गुणा, इन दोनों संख्याओं में इसका भाग देने पर, इन दोनों संख्याओं में इसका भाग देने पे अगर 9 आंसर आएगा तो हमारा उत्तर सही है। अगर नहीं आ रहा है तो हमारी सवाल कहीं ना कहीं फॉल्ट हुई है, ठीक। तो देखिए हमने बताया कि अगर हमको ल से निकालना था तो हम म से का भाग दिए दोनों संख्याओं में, अगर हमको म से निकालना है या HCF निकालना है तो ल से का भाग दे देंगे। तो इस संख्याओं को यहाँ हम रखेंगे और इनसे काट के डिवाइड करेंगे तो 9 अगर आ जाएगा तो हमारी सवाल सही है। और ऑलरेडी सही है, मतलब एक बात मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल अगर मान लीजिए आपको चेक करना है कि हमारा भाग कहीं गुणा नहीं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है, तो इन दो, इसमें 9 का गुणा कर लीजिए, इसमें 9 का गुणा कर लीजिए, इन दोनों संख्या का गुणा कर लीजिए, इक्वल आना चाहिए। ये चौथी सवाल आपकी कंप्लीट हो गई। यहाँ पांचवी सवाल बंद है देखा। पांचवी सवाल में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6n पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए
हम देखते हैं, क्या जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या, हम जानते हैं, लिख लीजिए पहले, हम जानते हैं कि 6n बराबर 2n इंटू 3n, जो कि 5 पे समाप्त नहीं हो रही है, मतलब इसका गुणनखंड 5 नहीं है। 6n बराबर 2n इंटू 3n का गुणनखंड 5 नहीं है, अतः ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए, 0 पर समाप्त होने के लिए वो संख्या 5 से विभाजित होनी चाहिए, और ये संख्या 5 से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए ये n के लिए संख्या n अंक पर समाप्त हो सकती है। क्या कर रहा है, क्या किसी प्राकृतिक संख्या, तो क्योंकि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या 5 से विभाजित नहीं हो रही है, अतः यह संख्या विभाजित नहीं है। कह समाप्त हो सकती है तो नहीं हो सकती है। छठवीं सवाल, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13, 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ये पूछ रहा है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये बताना है क्यों है। तो मैंने बताया कि जो संख्याएं अपने अलावा, भाज्य संख्याएं जो संख्या अपने अलावा कोई अन्य संख्याओं से विभाजित होती है, या कि जिन संख्याओं के एक के अलावा स्वयं और एक के अलावा कोई अन्य संख्याओं से अन्य संख्या भी गुणनखंड के रूप में होती हैं, जैसे 2, 5, 4, 5, इस तरह से वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमें ये चेक करना है कि ये संख्याएं भाज्य हैं, क्या रहा है, भाज्य हैं। तो चलिए देखते हैं, 7 गुणित 11 गुणित 13 सॉल्व, 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13, 13 कॉमन, 7 गुणित 11 प्लस 13 13 सही है सवाल। 7 गुणित 11 गुणित 13 7 गुणित 11 प्लस गुणित 13 ठीक, 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। तो अब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, 13 हमारा बनता है कॉमन, 13 कॉमन निकालते हैं, तो क्या हो जाता है 7 गुणित 11 प्लस 13 तो प्लस 1, तो 13 गुणित 77 प्लस 1, 13 गुणित 77 1 78। अब देखिए ये संख्या जो प्राप्त होगी इसका गुणा हम करके देख लेते हैं। तो 78 10 प्लस 3 78 780 प्लस 8 24 कहीं 4 हाथ से लगा 2 7 21 22 23 80, तो ये हो जाएगा कितना 7 2 9, ये 780 234 4 8 3 11 का 1 हाथ से लगाइए 7 2 9 1 10 4 8 3 11 का 1 हाथ से लगाइए 7 2 9 और 1 10, यानी कि ये संख्या प्राप्त हो रही है हमें 10 14। तो ये देखिए ये संख्या जो हमें प्राप्त हुई है ये संख्या दो संख्याओं का गुणनखंड है। अब ये संख्या खुद का गुणनखंड होती तो ये संख्याएं अभाज्य होती, लेकिन ये संख्या दो संख्या खुद के अलावा ये 13 और 78 का भी गुणनखंड है, इसलिए ये संख्या भाज्य है, इसलिए ये संख्या भाज्य है। सेम इसी तरह से ये भी करना है, इसमें हम कॉमन लेते हैं 5 कॉमन लेकर और हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, और ये भी दोनों संख्याओं में दो संख्याओं का गुणनखंड के रूप में प्राप्त होगी। तो ये संख्या हमें ये बताएगी कि ये संख्या भाज्य संख्या है। चलिए अब हम नेक्स्ट और इस चैप्टर की अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। 7वां सवाल, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है,
ध्यान सुनिए, किसी खेल के, वो खोल लीजिएगा और सवाल देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। मार्ग कैसा है? वृत्ताकार। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए रवि को लगते हैं 12 मिनट, रवि को लगते हैं 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। मतलब जैसे कि यहाँ से चलना शुरू किए रवि और सोनिया, तो ये 18 मिनट, ठीक, और ये 12 मिनट ले रहा है, तो आगे पीछे रहेंगे, कितने चक्कर घूमते जाएंगे कि दोनों एक समय पर यही जगह मिल जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे एक स्थान पर, जैसे कभी कभी कंपटीशन सवालें आती होंगी, कभी देखते हैं कि 1 घंटी 12:45 बज रही है, मंदिर की 1 घंटी 12:45 बज रही है, 1 घंटी 12:60 मतलब कि 12:55 बज रही है, 1 घंटी 1 बजे बज रही है। तो कुल घंटियां एक साथ कितनी देर बाद, कितने मिनट बाद कुछ घंटियां एक साथ बज जाएंगी। तो ऐसे सवालें आगे भी आती हैं, और ऐसे सवालों के लिए क्या करना पड़ता है? एलसीएम। सिंपल सा ट्रिक क्या है? एलसीएम। तो 18 का एलसीएम 2 दूनी 3 दूनी 2 तिहाई 6 3 18 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12, कॉमन बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36। तो 2 दूनी 4, ये देखिए ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 2 का देखिए फिर से, देखिए इसमें क्या है कि ये 2 कॉमन बन रहा है, ये कॉमन बन रहा है, और बाकी बच क्या रहा है? 1 2 बच रहा है, 1 3 बच रहा है। तो 2 तिहाई 6 दूनी 12 तिहाई 36, 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद ये दोनों, मतलब एक साथ, ये सोनिया और रवि दोनों एक साथ फिर एक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर आपका प्रश्नावली 1.2 यहीं पर खत्म होता है। प्रश्नावली 1.2 यहीं पर खत्म होता है। सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि लॉकडाउन की स्थिति में आपकी पढ़ाई बाधित न होने पाए। और इसी तरह से अगले चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो 5 बजे अपलोड की जाएगी साइट पर। इसके लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और JLV जवा की साइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।